नमस्कार विद्यार्थी, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि रासायनिक। नमस्कार। कभी सोचा है कि गर्मी में दूध को अगर बाहर छोड़ दें तो क्या होता है? फट जाता है। हाँ, या फिर लोहे की कोई चीज नमी में रह जाए तो उस पे एक लाल सी परत क्यों जम जाती है? जंग लग जाता है। बिल्कुल। या जो खाना हम खाते हैं पेट में जाकर उसका क्या होता है? इन सब अलग अलग सवालों का एक ही जवाब है, रासायनिक अभिक्रिया। एकदम सही। और आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान के इसी पहले और सबसे जरूरी अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पर गहराई से बात करेंगे। जी, और हमारा मकसद यहाँ रटना बिल्कुल नहीं है, हम इन अवधारणाओं को समझेंगे। आज हम दो मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एक कि ये रासायनिक अभिक्रिया असल में है क्या, और दूसरा ये कि रसायन विज्ञान की जो भाषा है यानी समीकरण, उन्हें कैसे लिखा और सबसे जरूरी संतुलित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो 9वीं कक्षा से जुड़ा है। दुनिया में बदलाव कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से दो तरह के, भौतिक और रासायनिक। हाँ, जैसे अगर मैं एक कागज को फाड़ दूं तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, उसका आकार बदला पर रहा तो वो कागज ही। बिल्कुल। पर अगर मैं उसी कागज को जला दूं तो वो राख बन जाएगा, धुआं निकलेगा, उससे वापस कागज तो नहीं बन सकता। और बस यहीं से रासायनिक अभिक्रिया की कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बनाते हैं। नया पदार्थ जिसके गुण पहले वाले से एकदम अलग हो। हाँ, एकदम अलग। पुराने बंधन टूटते हैं, नए बनते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो जो स्कूलों में अक्सर दिखाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। ओहो, मुझे याद है, वो तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। हाँ, तो सोचिए आपके पास मैग्नीशियम है, एक चमकदार धातु, और हवा में है ऑक्सीजन, एक गैस। जब आप उसे जलाते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफेद पाउडर है। मतलब एक धातु और एक गैस ने मिलकर एक पाउडर बना दिया। गुणों में इतना बड़ा बदलाव। यही गुणों का, यही कायापलट ही रासायनिक अभिक्रिया की असली पहचान है। ठीक है, तो नया पदार्थ बनना सबसे बड़ा सबूत है, पर हर बार तो हम किसी चीज को मतलब जांच कर नहीं देख सकते। क्या कुछ बाहरी संकेत भी होते हैं जिनसे हमें पता चले कि कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हर अभिक्रिया अपने होने के कुछ निशान छोड़ती है, आप इन्हें सबूत कह सकते हैं। अच्छा, क्या है वो निशान? आमतौर पर 4 मुख्य निशान होते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें हैं जी, वो मिलकर पानी बनाती हैं जो एक द्रव है, गैस से द्रव बन गया। दूसरा शायद रंग बदलना होगा, जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। एकदम सही। या फिर कॉपर सल्फेट का नीला घोल होता है, उसमें आप लोहे की कील डाल दें तो वो धीरे धीरे हरा होने लगता है। अच्छा, ये रंग बदलना साफ संकेत है कि अंदर कुछ नया बन रहा है। तीसरा संकेत है गैस का निकलना, जैसे बुलबुले उठना। हाँ, जैसे जिंक के टुकड़ों पर आप एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। और चौथा है तापमान में बदलाव। रुकिए, यहां एक सवाल है। पानी गर्म करने पर भी तो तापमान बदलता है, पर वो तो एक भौतिक परिवर्तन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तापमान बदलना हमेशा एक रासायनिक अभिक्रिया का ही संकेत है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, आप सही कह रहे हैं। अकेला कोई भी संकेत हमेशा निर्णायक नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में तापमान अपने आप बदलता है। अपने आप मतलब आपने उसे गर्म नहीं किया। जैसे आप छूने में पानी मिलाइए, बर्तन खुद ब खुद खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। ये गर्मी अभिक्रिया के अंदर से पैदा हो रही है। समझ गया। तो इन 4 संकेतों में से अवस्था बदलना, रंग बदलना, गैस निकलना या तापमान में बदलाव, कोई एक भी दिखे तो हम मान सकते हैं कि शायद कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हाँ, ये एक मजबूत इशारा है। ठीक है, ये संकेत तो हमें बताते हैं कि कुछ हुआ, पर अगर हमें ठीक ठीक बताना हो कि क्या हुआ तो पूरा वाक्य लिखना कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये तो बहुत लंबा तरीका है। हाँ, और वैज्ञानिक थोड़े आलसी होते हैं, उन्हें हर चीज संक्षिप्त और सटीक चाहिए। तो यहीं पर समीकरणों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, पूरी कहानी को एक छोटे से वाक्य में लिखने का तरीका ही समीकरण है। इसका पहला कदम है शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एकदम सही। इसमें जो बाईं तरफ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो है अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। हाँ,
और जो दाईं तरफ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये तो सरल है, लेकिन विज्ञान तो पूरी दुनिया में एक जैसा है। अलग अलग भाषाओं में तो नाम अलग अलग होंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। इसीलिए हम दूसरे और सबसे जरूरी स्तर पर आते हैं, शब्दों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल। मतलब उनके प्रतीक, सिंबल्स। जी, तो अब हमारा समीकरण बन जाता है Mg+O2 MgO। इसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। मतलब अभिक्रिया का बस एक ढांचा तो ठीक है, पर इसमें मुझे गड़बड़ दिख रही है। बताइए क्या? तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, लेकिन दाईं ओर MgO में सिर्फ एक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु। कहां गया? ये तो हिसाब में धोखाधड़ी लग रही है। और आपने रसायन विज्ञान के सबसे बड़े नियम को पकड़ लिया है। ये धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक अधूरा समीकरण है, और इसे पूरा करने की जरूरत ही हमें उस नियम तक ले जाती है जिसने कीमिया को रसायन विज्ञान बनाया। आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी हाँ, इसे एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब सीधी सी बात है, कुछ भी हवा में गायब नहीं हो सकता। बिल्कुल। सरल शब्दों में, जितने परमाणु अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक उतने ही परमाणु हमें उत्पाद में भी मिलने चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। अच्छा, तो इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस करना पड़ता है ताकि हिसाब बराबर रहे। यही इस नियम का सार है, और इसी हिसाब बराबर करने की प्रक्रिया को कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए इस हिसाब को बराबर करते हैं। हमारे अधूरे समीकरण से ही शुरू करते हैं। Mg+O2 MgO। ठीक है, इसे संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल कहते हैं, मतलब अंदाजा लगाकर सही करने की कोशिश। अच्छा, पहला कदम है दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती करना। तो बाईं ओर? एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। और दाईं ओर? एक मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन। साफ है कि ऑक्सीजन का हिसाब गड़बड़ है। तो दाईं ओर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या हम MgO को MgO2 लिख सकते हैं? नहीं, और ये सबसे जरूरी नियम है। हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कभी नहीं बदल सकते, वो उसकी पहचान है। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO2 कुछ और ही होगा। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? हम सूत्र नहीं बदल सकते, पर हम पूरे यौगिक के आगे एक संख्या लगा सकते हैं जिसे गुणांक या कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ गया। तो हम MgO के आगे 2 लगा देंगे, समीकरण हो जाएगा Mg+O2 2MgO। बहुत अच्छे। अब फिर से गिनिए। अब दाईं ओर 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम का हिसाब बिगड़ गया। यही हिट एंड ट्रायल का मजा है। एक चीज ठीक करो तो दूसरी पर असर पड़ता है, पर अब ये आसान है। हाँ, अब बाईं ओर मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हम बस Mg के आगे 2 लगा देंगे। तो अंतिम समीकरण क्या हुआ? 2Mg+O2 2MgO। अब जांचते हैं। बाईं ओर 2Mg, दाईं ओर 2Mg, बाईं ओर 2O, दाईं ओर 2O। हिसाब बराबर? बिल्कुल। अब लेवेजिया का नियम संतुष्ट है। ये तो काफी सीधा था। एक थोड़ा मुश्किल उदाहरण लेते हैं जो अक्सर किताबों में होता है। लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया Fe+H2O gives Fe3O4+H2। यहां तो मामला काफी उलझा हुआ है। हाँ, ये एक अच्छी चुनौती है। एक सामान्य नियम है कि सबसे पहले उस यौगिक से शुरू करें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। तो यहां वो Fe3O4 है। इसमें 3 लोहे के और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक, तो इसी से शुरू करते हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो बाईं ओर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे? हमें H2O के आगे 4 लगाना होगा। तो ये बन जाएगा Fe+4H2O gives Fe3O4+H2। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। पर अब हाइड्रोजन का क्या हुआ? ओ, बाईं ओर हाइड्रोजन 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए, जबकि दाईं ओर सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं। अब दाईं ओर हाइड्रोजन को 8 कैसे करेंगे? हम H2 के आगे 4 लगा देंगे, तो 4H2 हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब समीकरण है Fe+4H2O gives Fe3O4+4H2। अब क्या बचा? अब सिर्फ लोहा बचा। दाईं ओर Fe3 में 3 है और बाईं ओर सिर्फ 1 है,
ये तो आसान है, बाईं और Fe के आगे 3 लगा देते हैं। तो अंतिम संतुलित समीकरण क्या बना? 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब एक बार आखिरी जांच। बाईं ओर 3Fe 8H4O, दाईं ओर 3Fe 8H4O। ये पूरी तरह से संतुलित है। देखा, ये वाकई एक पहेली की तरह है और हर संतुलित समीकरण प्रकृति के एक नियम का पालन करने की कहानी कहता है। संतुलन तो समझ आ गया, लेकिन क्या एक समीकरण हमें इससे भी ज्यादा जानकारी दे सकता है? मतलब इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक अच्छा समीकरण सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या और कितना, बल्कि ये भी बताता है कि किस हाल में। किस हाल में से आपका क्या मतलब है? मतलब अभिकारक और उत्पाद ठोस है, द्रव है या गैस। इसके लिए हम कोष्ठक में कुछ संकेत लिखते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। मैंने एक और संकेत देखा है, AQ। इसका क्या मतलब होता है? AQ का मतलब है जलीय विलयन या एक्वियस सॉल्यूशन। जब कोई चीज पानी में घुली हुई हो, जैसे नमक का घोल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई अभिक्रियाएं सिर्फ घोल में ही होती हैं। तो अगर हम अपने लोहे वाले समीकरण को इन संकेतों के साथ लिखें तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा और ये उसकी पूरी कहानी बता देगा। 3FeS plus 4H2O G goes to Fe3O4S plus 4H2G। एक मिनट, आपने पानी H2O के आगे L यानी द्रव नहीं लिखा, बल्कि G यानी गैस लिखा है। ऐसा क्यों? और यही छोटी छोटी बातें एक समीकरण को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये जी हमें बता रहा है कि ये अभिक्रिया ठंडे पानी से नहीं होती, लोहा भाप यानी स्टीम से अभिक्रिया करता है। अच्छा, तो ये एक अक्षर पूरी शर्त बता रहा है। कमाल है जी। तो आज हमने जो समझा वो सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये तो असल में प्रकृति की भाषा का व्याकरण है। हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसे कैसे पहचानते हैं, और सबसे जरूरी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण समीकरण को संतुलित करना क्यों एक वैज्ञानिक अनिवार्यता है। बिल्कुल, ये साइकिल चलाना सीखने जैसा है। कुछ अभ्यास के बाद आप आसानी से कर लेते हैं। हाँ, और ये भाषा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर में खाना पचने से लेकर बैटरी के काम करने तक हर जगह संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं का ही खेल है। ये सोचना ही अद्भुत है। क्या कभी सोचा है कि दीवारों पर सफेदी करने के फौरन बाद वो चमक क्यों नहीं आती? मतलब जो 2-3 दिन बाद दिखाई देती है। हाँ, या फिर पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी, उनके पीछे क्या विज्ञान था? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। और एक और सबसे दिलचस्प, ऐसा क्या होता है कि लोहे की एक साधारण सी कील को अगर नीले रंग के घोल में डालो तो घोल का रंग बदलकर हरा हो जाता है? आज हम इन्हीं सब रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब रासायनिक अभिक्रियाओं मतलब केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग प्रकारों में ही छिपे हैं। अच्छा जी, आज की हमारी पूरी बातचीत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। हम समझेंगे कि चीजें जुड़ती कैसे हैं, जिसे संयोजन कहते हैं। जुड़ना। फिर देखेंगे कि वो टूटती कैसे हैं, जिसे वियोजन कहा जाता है। उसके बाद विस्थापन, जहां कोई ताकतवर किसी कमजोर की जगह ले लेता है। फिर द्विविस्थापन की बात करेंगे, जिसमें एक तरह की अदला बदली होती है। और आखिर में समझेंगे कि कैसे कभी कभी दो तरल मिलकर एक ठोस बना देते हैं। सुनने में तो ये किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। जिसमें हम एक एक करके सुराग जोड़ेंगे। तो चलिए पहले रहस्य से ही शुरू करते हैं। दीवारों की सफेदी, इसमें कौन सी अभिक्रिया काम कर रही है? इसमें सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं सीधी साधी अभिक्रिया काम करती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन? हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, संयोजन मतलब जुड़ना। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उसे संयोजन कहते हैं। अच्छा, जैसे ए और बी मिलकर AB बन गए। बिल्कुल ठीक है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लेते हैं कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं। हमने एक कांच के बीकर में थोड़ा बिना बुझा हुआ चूना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड जी। अब उसमें धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं। मैंने सुना है ऐसा करने पर बीकर बहुत गर्म हो जाता है और उसमें से आवाज भी आती है।
ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही सुना है। जैसे ही आप पानी मिलाएंगे, बीकर तेजी से गर्म होने लगेगा और आपको एक हिस जैसी आवाज सुनाई देगी। अच्छा, ये गर्मी और आवाज ही इस बात का सबूत है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और पानी यानी H2O आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझाऊ चूना भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा मतलब गर्मी बाहर निकल रही है, इसीलिए बीकर गर्म हो जाता है। अच्छा, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया हुई क्योंकि चूना और पानी जोड़कर एक चीज बन गए। और ये जो अभिक्रियाएं हैं जिनमें इस तरह गर्मी बाहर निकलती है, क्या उनका भी कोई खास नाम होता है? हाँ होता है। उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी? क्षेपी का मतलब है बाहर फेंकना। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकले, वो ऊष्माक्षेपी है। हमारा सांस लेना भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सांस लेना, वो कैसे? ये तो बड़ा अजीब है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो पचने के बाद ग्लूकोज में बदलता है ना? तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और इस ग्लूकोज को तोड़ती है और इसी से शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अच्छा, ये ऊर्जा भी ऊष्मा के रूप में निकलती है। कभी महसूस किया है जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो गर्म होती है? हाँ। वो इसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की वजह से है। कमाल है, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अच्छा, वापस चूने पर आते हैं। तो हमने दीवार पर ये बुझा हुआ चूना लगा दिया, लेकिन हमारा पहला रहस्य वो तो अभी भी अनसुलझा है। चमक 2-3 दिन बाद क्यों आती है? इसका जवाब एक और संयोजन अभिक्रिया में छिपा है। जब ये बुझा हुआ चूना दीवार पर लग जाता है तो ये कह सकते हैं धीरे धीरे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से बात करना शुरू करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। धीरे धीरे? हाँ, बहुत धीरे। इस काम में उसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं और इस धीमी बातचीत के नतीजे में दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक बहुत पतली, मजबूत और चमकदार परत बन जाती है। एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये नाम तो सुनावा लगता है। ये वही तो नहीं जिससे संगमरमर बनता है? बिल्कुल वही। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। तो एक तरह से अब जब दीवार पर सफेदी करते हैं तो आप उसे हवा के साथ मिलकर धीरे धीरे संगमरमर की एक परत बनाने का मौका दे रहे होते हैं। वाह, यही उस बेमिसाल चमक का राज है। मतलब हमारी दीवारें सचमुच पत्थर बन रही होती हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो पहला रहस्य सुलझ गया। ध्री, अब अगर चीजें जोड़ सकती हैं तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या हम किसी एक चीज को तोड़कर उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं? बिल्कुल, और उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। अच्छा, इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे उत्पाद बनाता है, यानी AB टूटकर A और B में अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त? हाँ, कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटती, उसे तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा? किस तरह की ऊर्जा? ये ऊर्जा 3 रूपों में दी जा सकती है। ऊष्मा यानी गर्मी, विद्युत यानी बिजली, या फिर प्रकाश मतलब रोशनी। और इसी आधार पर वियोजन के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। चलिए पहले गर्मी से तोड़ने की बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक पर्क नली में हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए और उसे गर्म करना शुरू किया। हमें क्या दिखेगा? आपको 2 बड़े बदलाव नजर आएंगे। पहला, क्रिस्टल का जो सुंदर हरा रंग है वो धीरे धीरे बदलकर भूरा हो जाएगा। हाँ, और दूसरा, आपको जले हुए सल्फर जैसी एक बहुत तीखी गंध महसूस होगी। यहां हुआ ये कि ऊष्मा की ऊर्जा ने फेरस सल्फेट के एक अणु को तोड़कर 3 अलग अलग चीजों में बदल दिया। 3 चीजों में? जी, फेरिक ऑक्साइड जो भूरे रंग का होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनकी वजह से वो गंध आती है। ठीक है, ये तो हुई गर्मी की ताकत। अब बिजली की बात करते हैं। आपने कहा कि बिजली से भी चीजें तोड़ी जा सकती हैं। क्या हम पानी जैसी सामान्य चीज को बिजली का झटका देकर तोड़ सकते हैं? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जब पानी में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वो अपने मूल तत्वों में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ओह! इस प्रक्रिया को वैद्युत वियोजन कहते हैं। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से दुगनी मात्रा में मिलेगी। दोगुनी? ऐसा क्यों? क्योंकि पानी के फॉर्मूला H2O में भी तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 होता है। हाँ, ये तो सही है। और तीसरा तरीका था प्रकाश से तोड़ना। इसका क्या उदाहरण है? इसी
पर शायद हमारी दूसरी पहेली का जवाब छुपा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली। बिल्कुल, चलिए उस पहेली को भी सुलझा लेते हैं। अगर आप एक कटोरी में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड पाउडर लेकर उसे धूप में रख दें तो कुछ ही देर में उसका रंग स्लेटी यानी ग्रे हो जाएगा। धूप ने ऐसा क्या कर दिया? सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है उसने सिल्वर क्लोराइड के अणु को तोड़ दिया। वो बेचारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में अलग अलग हो गया। आपको जो स्लेटी रंग दिख रहा है वो असल में शुद्ध सिल्वर धातु है। अच्छा। और हाँ, इसी अद्भुत अभिक्रिया का इस्तेमाल पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत होती थी। जब कैमरा का शटर खुलता और उस पर रोशनी पड़ती तो जहां जहां रोशनी तेज होती वहां वहां ये यौगिक टूट जाता और तस्वीर उभर आती। तो हमारा दूसरा रहस्य भी सुलझ गया। फोटोग्राफी का जादू असल में प्रकाश से होने वाला एक ब्रेकअप था, कह सकते हैं। एक चीज मैंने नोट की, इन सभी वियोजन अभिक्रियाओं में हमें ऊर्जा देनी पड़ रही थी, चाहे वो गर्मी हो, बिजली हो या प्रकाश। जी, जैसे ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, वैसे ही क्या ऊर्जा सोखने वाली अभिक्रियाओं का भी कोई नाम है? जरूर है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जिन्हें कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, उन्हें ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी? हाँ, शोषी का मतलब है सोखना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी भी होती हैं। बहुत खूब, 2 रहस्य सुलझ गए। अब तीसरे और सबसे जादुई सवाल पर आते हैं। वो नीले घोल में लोहे की कील डालने पर घोल का हरा हो जाना, यहां क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार नियम काम कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन? के घोल से कह सकते हैं धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, तो यहां एक तरह की दादागिरी चल रही है। तो उस प्रयोग में क्या हुआ? हमने कॉपर सल्फेट का नीला घोल लिया और उसमें लोहे की कीलें डाल दी। थोड़ी देर बाद घोल हरा हो गया और कील भूरी हो गई। यहाँ दादा कौन है? यहां दादा है लोहा। लोहा कॉपर यानी तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील और ताकतवर है। तो जैसे ही लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में गईं, उसने अपनी ताकत दिखाई। बिल्कुल, लोहे ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जाकर बैठ गया। अब जो नया यौगिक बना वो था आयरन सल्फेट और उसका रंग होता है हरा, इसीलिए घोल का रंग नीले से बदलकर हरा हो गया। और कील पर वो भूरे रंग की परत क्या थी? क्या वो जंग थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो जंग बिल्कुल नहीं थी। वो बेचारा कॉपर था जिसे लोहे ने उसके घर से निकाल दिया था। ओह, और वो अब बेघर होकर लोहे की कील पर एक भूरी परत के रूप में जम गया। तो वो भूरी परत असल में शुद्ध तांबा है। वाह, तो इसका मतलब अगर हम उल्टा करने की कोशिश करें, मान लीजिए हम आयरन सल्फेट का हरा घोल लें और उसमें कॉपर की तार डालें, तो क्या होगा? तब कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर लोहे से कमजोर है। वो लोहे को उसकी जगह से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। समझ गए। तो विस्थापन में तो जबरदस्ती और लड़ाई झगड़ा है। क्या कोई ऐसी भी अभिक्रिया है जहां चीजें शांति से, समझौते से निपटती हो? हाँ, ऐसी भी है। उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब 2। द्विविस्थापन? जी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, बल्कि आयनों की एक शांतिपूर्ण अदला बदली होती है। 2 यौगिक आपस में मिलते हैं और अपने अपने साथी बदल लेते हैं। अगर हम इसे AB और CD के रूप में देखें तो अभिक्रिया के बाद वो AD और C भी बन जाएंगे। इसका प्रयोग तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा था। हमारे पास 2 परख नली हैं, दोनों में पानी जैसा रंगहीन घोल है। एक में सोडियम सल्फेट और दूसरे में बेरियम क्लोराइड। जी, अलग अलग देखें तो कुछ खास नहीं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें एक दूसरे में मिलाते हैं, जादू की तरह एक सफेद ठोस पदार्थ बन जाता है जो नीचे बैठने लगता है। ये आयनों के आदान प्रदान का ही नतीजा है। सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन ने बेरियम क्लोराइड के बेरियम आयन के साथ जोड़ी बना ली और बेरियम के क्लोराइड आयन ने सोडियम के साथ। तो दोनों ने अपने साथी बदल लिए। हाँ, तो इस अदला बदली से 2 नए यौगिक बने, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन वो जो सफेद ठोस पदार्थ बना और नीचे बैठ गया, उसे क्या कहते हैं? वो पानी में घुला क्यों नहीं? उस अघुलनशील ठोस पदार्थ को अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। अवक्षेप? जी, और जिस भी अभिक्रिया में ऐसी किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो जो बेरियम सल्फेट बना वो पानी में घुलता नहीं है,
इसलिए वो एक सफेद अवक्षेप के रूप में हमें दिखाई देता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाली अभिक्रिया है, जी ये द्विविस्थापन भी है और अवक्षेपण भी। बिल्कुल। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। हाँ, कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा श्रेणी में आती हैं। आज तो मजा आ गया, हमने बातों बातों में रासायनिक अभिक्रियाओं के इतने सारे प्रकार समझ लिए। अगर मैं आज की पूरी चर्चा का सार निकालूं तो हाँ ऐसा कह सकते हैं। हाँ बताइए। संयोजन मतलब दो का मिलकर एक हो जाना, जैसे शादी। हाँ सही है। वियोजन मतलब एक का टूटकर अलग हो जाना, यानी ब्रेकअप। बिल्कुल। विस्थापन में एक ताकतवर कमजोर को हटा देता है, जैसे कुर्सी की लड़ाई। बहुत अच्छे। और द्विविस्थापन में आयनों की शांतिपूर्ण अदला बदली होती है, जैसे साथियों का बदलना। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। आपने एनालॉजीज के साथ इसे बहुत आसानी से याद रखने लायक बना दिया। कभी सोचा है कि जब हम सेब काट के छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी देर में भूरा क्यों पड़ने लगता है, या फिर घर के बाहर पड़ा लोहे का कोई पुराना सामान, उस पर वो लाल भूरी सी परत कैसे चढ़ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों होती है, और पैकेट खुला रह जाए तो वो अजीब से स्वाद वाले क्यों हो जाते हैं? सुनने में ये सब बहुत अलग अलग बातें लगती हैं ना, पर इन सब के पीछे एक ही कह सकते हैं विलन का हाथ है। विलन? कौन? ऑक्सीजन। अरे वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ वही, जो हमें जीवन देती है। वही रसायन विज्ञान की दुनिया में चीजों को बदलने और कभी कभी खराब करने का काम भी करती है। आज हम इसी ऑक्सीजन के लेन देन के खेल को समझने वाले हैं। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत का मकसद इन रासायनिक प्रक्रियाओं को किताबों से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके हिसाब से हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उपचयन और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि जब ये दोनों साथ होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बनती है, और आखिर में हम इसके 2 सबसे बड़े असर देखेंगे जो हम रोज देखते हैं, संक्षारण यानी जंग लगना, और विकृत गंधिता यानी खाने का स्वाद बिगड़ना। बढ़िया। तो मिशन साफ है, इन भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपे आसान से विज्ञान को समझना। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इन 2 शब्दों पर आते हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, उपचयन और अपचयन। स्रोत सामग्री में इन्हें जुड़वा भाई कहा गया है। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जुड़वा भाई कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमेशा साथ ही दिखते हैं। पर पहले एक एक करके समझते हैं ना। हाँ, बेहतर रहेगा। चलिए पहले उपचयन यानी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। इसका नियम बहुत ही सीधा है। जब किसी भी चीज में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकलकर भाग जाए तो हम कहते हैं कि उस चीज का उपचयन हो गया है। बस। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना? एकदम। इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत अच्छा प्रयोग दिया गया है। सोचिए हमारे पास एक चाइना डिश है और उसमें हमने थोड़ा तांबे का पाउडर लिया है जो चॉकलेटी भूरे रंग का होता है। अब हम उस डिश को आग पर रखकर गर्म करते हैं। कुछ ही देर में हम देखेंगे कि वो भूरा पाउडर काला पड़ गया है। भूरे से काला? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने तांबे को गर्म किया तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को उससे जुड़ने का मौका मिल गया। तांबा और ऑक्सीजन आपस में मिल गए और एक नया पदार्थ बना, कॉपर ऑक्साइड। और इस कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। अच्छा। अगर हम इसे समीकरण में लिखें तो ये होगा 2Cu यानी तांबा प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। जब इसे गर्मी दी गई तो बना 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ तांबे में ऑक्सीजन जुड़ गई। हाँ, इसी को हम कहते हैं तांबे का उपचयन। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो समझ आया, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन। तो फिर इसका जो जुड़वा भाई है अपचयन या रिडक्शन, हाँ, वो इसका ठीक उल्टा होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना या शायद हाइड्रोजन का जुड़ जाना। एकदम सही पकड़ा। अपचयन उपचयन का बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। चलिए उसी प्रयोग को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अब उस डिश में काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO है। अब सोचिए कि हम इस काले पाउडर के ऊपर से हाइड्रोजन गैस H2 गुजारते हैं और साथ साथ उसे गर्म भी करते रहते हैं। तो अब क्या होगा? एक छोटा सा जादू होगा।
वो काली परत धीरे धीरे गायब होने लगेगी और हमें हमारा असली भूरे रंग का तांबा वापस मिल जाएगा। वाह, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन छीन ली। समीकरण ऐसा बनेगा CuO प्लस H2 गर्मी देने पर बना Cu प्लस H2O यानी पानी। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन खो दी, इसलिए हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। एक मिनट, यहां कुछ बहुत दिलचस्प हुआ। जब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा था क्योंकि वो ऑक्सीजन खो रहा था, उसी वक्त हाइड्रोजन का क्या हुआ? वो तो H2 से H2O बन गया, मतलब उसने तो ऑक्सीजन हासिल कर ली। तो क्या उसका उपचयन हो गया? बेहतरीन सवाल, और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। आपने बिल्कुल सही देखा। असल में उपचयन और अपचयन कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। अच्छा, हाँ, अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई ना कोई उसे लेने वाला भी होना चाहिए, है ना? बिल्कुल ये लेन देन एक ही समय पर होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। सही बात है। और जब किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज का उपचयन हो रहा हो और दूसरी का अपचयन, तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स? हाँ, रेडॉक्स शब्द भी इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। रिडक्शन से लिया रेड और ऑक्सीडेशन से लिया ऑक्स, तो CuO प्लस H2O, ये है Cu प्लस H2O, एक परफेक्ट रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर यहीं पर आकर परीक्षा में सबसे ज्यादा उलझाने वाला सवाल आता है। उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना, ये नाम इतने मिलते जुलते हैं कि हमेशा गड़बड़ हो जाती है। हाँ, ये एक आम समस्या है, पर स्रोत में इसे समझने की एक बहुत ही आसान ट्रिक दी गई है। इसे ऐसे समझिए, ये नाम इस आधार पर रखे जाते हैं कि वो पदार्थ दूसरे के साथ क्या कर रहा है, न कि खुद उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ा और आसान करेंगे? जरूर। हमारे उदाहरण में CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को देखिए, उसके साथ क्या हुआ? उसका अपचयन हुआ क्योंकि उसने ऑक्सीजन खो दी। सही, लेकिन उसने किया क्या? उसने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देकर उसका उपचयन करवा दिया। क्योंकि उसने दूसरे का उपचयन करवाया, इसलिए वो उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओह अच्छा, तो जिसका खुद का अपचयन हो वो दूसरे का उपचयन करवाता है, इसलिए वो उपचायक है। तो इसी लॉजिक से हाइड्रोजन का खुद उपचयन हुआ क्योंकि उसने ऑक्सीजन ली, पर उसने CuO से ऑक्सीजन छीनकर उसका अपचयन करवा दिया। तो हाइड्रोजन हुआ अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही। बस इतना याद रखना है कि जिसका अपचयन वो उपचायक और जिसका उपचयन वो अपचायक, एकदम उल्टा। वाह। चलिए इसी ट्रिक को एक और मुश्किल दिखने वाले समीकरण पर लगाकर देखते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। MnO2 प्लस 4HCl goes to MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अरे ये तो काफी बड़ा लग रहा है। पर नियम वही रहेगा। पहले HCl को देखिए, वो अभिक्रिया के बाद Cl2 बन गया, यानी उसने अपना हाइड्रोजन खो दिया। और हमने शुरू में क्या सीखा था? हाइड्रोजन का हटना भी उपचयन होता है। हाँ। तो HCl का उपचयन हुआ। अब MnO2 को देखिए, वो MnCl2 बन गया, यानी उसने अपनी ऑक्सीजन खो दी। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। बिल्कुल, तो MnO2 का अपचयन हुआ। अब आप बताइए, इसमें उपचायक कौन है और अपचायक कौन? अगर ट्रिक सही है तो MnO2 का अपचयन हुआ तो वो हुआ उपचायक, और HCl का उपचयन हुआ तो वो हुआ अपचायक। शानदार। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मेरा दिमाग समीकरणों से भर गया है। ये सब लैब में तो ठीक है, पर क्या सच में ये रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी जिंदगी में कहीं काम आती हैं? मतलब मैंने कभी बाजार जाते हुए कोई रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं देखी। हाँ, आपने देखी है, रोज देखी है, बस उस पे नाम का लेबल नहीं लगा था। चलिए इस केमिस्ट्री को लैब से बाहर हमारे घरों में लाते हैं। उपचयन का सबसे पहला और सबसे आम असर है संक्षारण। संक्षारण? करोजन? हाँ, सीधा साधा मतलब है जंग लगना। जब भी कोई धातु जैसे लोहा अपने आसपास की नमी, हवा या किसी एसिड के संपर्क में आती है, तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसकी ऊपरी परत एक नए कमजोर पदार्थ में बदलने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अरे हाँ, मेरे दादाजी का पुराना संदूक था, पूरा लाल भूरा हो गया था।
वो कहते थे कि इसमें कैरेक्टर आ गया है। अब समझ आया, वो तो बस धीमी गति से हो रहा उपचयन था। स्रोत में 3 धातुओं के जंग के रंगों पर खास ध्यान देने को कहा गया है। जी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। पहला तो लोहा, जिस पर लाल भूरी परत चढ़ती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा है चांदी। चांदी की पायल या बर्तन कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं ना, वो हवा में मौजूद सल्फर गैस से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। और तीसरा है तांबा। तांबे के लोटे या मूर्तियों पर हरे रंग की परत जम जाती है। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो क्या हम अपनी चीजों को इस कैरेक्टर से बचा नहीं सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं, और तरीके भी बहुत आसान है। सबसे आम तरीका है पेंट करना। पेंट करना? हाँ, पेंट की एक परत धातु और हवा नमी के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है, उनका संपर्क ही तोड़ देती है। दूसरा तरीका है तेल या ग्रीस लगाना, जैसा हम मशीनों के पुर्जों में करते हैं। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है यशद लेपन। यशद? क्या? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन? हाँ। ये क्या है? इसमें हम लोहे के ऊपर जिंक धातु की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। अब यहाँ केमिस्ट्री का कमाल देखिए। जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन हमला करेगी तो जिंक कहेगा पहले मुझसे लड़ो। अच्छा। जिंक खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है, लेकिन लोहे को सुरक्षित रखता है। वाह, मतलब ये एक तरह की रासायनिक बॉडीगार्डिंग हो गई। जिंक लोहे के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। हाँ बिल्कुल, यूं ही समझिए। ये तो वाकई स्पॉट है। एक धातु को बचाने के लिए दूसरी को ढाल बना दो। ठीक है, अब आते हैं उपचयन के दूसरे असर पर, जिसका कनेक्शन सीधा हमारी रसोई से है। विकृत गंधिता। इसकी शुरुआत उसी चिप्स के पैकेट से करते हैं। तो क्या कंपनियां हमें सच में हवा बेचकर ठग रही हैं? ये बहुत आम गलतफहमी है। असल में वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन? हाँ, और ऐसा करने की वजह ही विकृत गंधिता से बचना है। होता यह है कि जिन खाने की चीजों में तेल या फैट होता है, जैसे चिप्स, नमकीन, वो जब हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका भी उपचयन हो जाता है। और इस उपचयन से क्या होता है? उससे खाने का स्वाद और उसकी महक दोनों बदल जाते हैं। खाना बासी हो जाता है, उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है। विकृत का मतलब है बिगड़ा हुआ और गंध का मतलब है महक। तो बिगड़ी हुई महक ही विकृत गंधिता है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरने से ये रुक जाता है। हाँ, नाइट्रोजन एक बहुत ही सुस्त अक्रिय गैस है। वो आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भर दी जाती है, ताकि चिप्स का तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आए ही नहीं और उसका उपचयन न हो, वो ताजे बने रहें। तो मतलब वो हवा घोटाला नहीं है, वो तो मेरे स्नैक्स को बासी होने से बचाने का एक चालाक वैज्ञानिक तरीका है। आज से मुझे चिप्स के पैकेट पर गुस्सा नहीं आएगा। बिल्कुल। और भी तरीके हैं इसे रोकने के। हम अपने घरों में खाने को एयर टाइट डिब्बों में क्यों रखते हैं? ताकि हवा ना लगे। सही, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए। बाजार में मिलने वाले बहुत से खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाए जाते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो उपचयन की प्रक्रिया को या तो रोक देते हैं या बहुत धीमा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जो भी बात की उसका सार ये है कि ऑक्सीजन का ये लेन देन, ये रिडॉक्स का खेल सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये हर पल हमारे चारों तरफ हो रहा है। लोहे के गेट पर जंग लगने से लेकर हमारी पसंदीदा नमकीन के खराब होने तक। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के मन में 2 सवाल छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे स्रोतों से ही हैं। इन पर सोचिएगा जरूर। पहला, हम जो सांस लेते हैं श्वसन, उसे भी एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जब हम दौड़ते हैं तो हमें गर्मी क्यों लगती है? इसका इस उपचयन से क्या लेना देना है? ये दिलचस्प है। और दूसरा सवाल, जब हम कहते हैं कि लोहे पर पेंट करने से जंग नहीं लगता, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये सिर्फ जंग से बचाने से ज्यादा गहरी बात है। वो पेंट की परत असल में रासायनिक स्तर पर क्या काम कर रही है? वो लोहे और ऑक्सीजन नमी का संपर्क तोड़ने का एक भौतिक तरीका है। इन सवालों के साथ हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं। उम्मीद है अब यह समझ आया होगा कि रसायन विज्ञान सिर्फ मुश्किल समीकरणों और सूत्रों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन में हो रहे छोटे बड़े बदलावों को समझने का एक नजरिया है, एक तरीका है।